दोस्तों, अगर कोई आपको कहे कि वो आपको 1 लाख रुपए महीना पगार देगा और बदले में आपको सिर्फ अपने घर पर ही रहना है, तो क्या आप वो नौकरी करोगे? खैर, आपका तो पता नहीं, पर मुझे एक ऐसा ही ऑफर मिला था और मैंने बिना देरी किए हाँ बोल दिया। और उसके बाद जो हुआ ये जानकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। साल 2008 28 जून की शाम को जब दिन की 300 की मजदूरी करके मैं घर लौटा तो घर पर विजेंद्र काका आए हुए थे। हालचाल के बाद विजेंद्र काका ने कहा, मेरे यहाँ बहुत अच्छी नौकरी निकली है, अगर तू कहे तो मालिक से तेरी बात चला लूँ। जिस पर मैंने विजेंद्र काका को साफ मना करते हुए कहा, मुझे नहीं करनी मुर्दों के बीच नौकरी। दरअसल विजेंद्र काका एक बड़े कब्रिस्तान में काम करते थे और उनके यहाँ काम करने का मतलब था कि मुझे भी उसी कब्रिस्तान में काम करना पड़ता, जो मैं हरगिज करने को तैयार नहीं था। पर काका शायद मेरी ना सुनने के इरादे से नहीं आए थे, इसलिए जब उन्होंने कहा कि 25,000 रुपये महीना मिलेगा तो मैं एक पल को सोच में पड़ गया। और जब विजेंद्र काका ने कहा, तू बेमतलब में घबरा रहा है, मुझे इतने साल हो गए कब्रिस्तान में काम करते हुए, आज तक मुझे कुछ हुआ? वैसे भी मैं तेरे साथ ही रहूँगा। वैसे तो विजेंद्र काका की बात सही थी, 9,000 रुपये महीने से 25,000 महीना लाख गुना अच्छा था। लिहाजन कुछ सोचने के बाद मैंने कहा, ठीक है काका, मैं सोच कर बताता हूँ। जिस पर विजेंद्र काका बोले, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, तू अभी चल, अभी सब कुछ फाइनल कर लेते हैं, इससे पहले ये नौकरी हाथ से निकल जाए। और ये बोलकर काका उसी वक्त अपने साथ लेकर चल दिए। और जब मालिक के घर पहुंचे तो काका ने मालिक से बात करते हुए कहा, यही है मालिक जिसकी मैं बात कर रहा था। मालिक ने मुझे देखते ही बोला, तुम काम संभाल पाओगे? कहीं डर कर भाग तो नहीं जाओगे? इस पर अभी मैं कुछ बोलता कि विजेंद्र काका बोले, अरे मालिक कैसी बात कर रहे हैं, जब इतने सालों से इसका काका नहीं डरा तो ये क्या डरेगा? जिस पर मालिक थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, अच्छी बात है, फिर तो आप इसे सारा काम समझा दें और फिर मैं कल सुबह ही आप दोनों से मिलता हूँ। ये बोलकर मालिक चले गए और मैं विजेंद्र काका के साथ वापस घर लौट आया। विजेंद्र काका मुझे घर छोड़ने के बाद वो अपने काम के लिए निकल गए। साथ ही ये बोल कर गए कि सुबह 10 बजे से पहले पहले कब्रिस्तान पहुंच जाना। फिर अगले ही सुबह मैं 9 बजे के करीब विजेंद्र काका के 33 एकड़ में फैले कब्रिस्तान में पहुंचा। विजेंद्र काका से मिलने के बाद काका ने मुझे वहां का सारा काम समझा दिया। साथ ही ये साफ कर दिया कि हफ्ते के 7 दिन काम पर आना पड़ेगा, मतलब कि कोई छुट्टी नहीं थी। पर टाइम ठीक था, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक का। सब कुछ तय होने के बाद मैंने काम शुरू कर दिया। शुरू में थोड़ा बहुत डर लगा, पर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता गया। और जब 1 महीना पूरा हुआ तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक साथ 25,000 रुपये देखे। उस रोज मैं वो पैसे पाकर इतना ज़्यादा खुश था कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। अभी मैं अपनी खुशी के आंसू को संभाल ही रहा था कि तभी मालिक ने कहा, अगर मैं तुम्हारी तनख्वाह 1 लाख रुपये महीना कर दूं तो कैसा रहेगा? जिस पर मैंने कहा, क्या मालिक, क्यों मुझ गरीब के साथ मजाक कर रहे हैं आप? इस पर मालिक ने जवाब देते हुए कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, अगर तुम हाँ कहो तो मैं अगले महीने से 1 लाख रुपये तनख्वाह कर देता हूँ। मालिक के चेहरे और बोलने के तरीके से ये तो साफ था कि मालिक जो कुछ कह रहे हैं वो कोई मजाक नहीं है। मैं इससे पहले कुछ बोलता कि मालिक ने हंसते हुए बोला, इतनी जल्दी नहीं है, कल तक आराम से सोचकर बता देना। ये बोलकर मालिक चले गए और मैं घर चला आया। घर वालों ने जब 25,000 रुपये देखे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस रात हमने अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छा खाना खाया, मौज मस्ती, और खाने पीने के बाद जब मैं लेटा तो मेरे दिमाग में मालिक की 1 लाख रुपये वाली बात घूमने लगी। और उस 1 लाख रुपये ने मुझे सारी रात जगाए रखा। सुबह होते ही मैं वक्त से पहले काम पर पहुंच गया। शायद अब तक मेरे अंदर लालच की भूख जाग चुकी थी, इसलिए मैं विजेंद्र काका से बोला, काका, वो जो मालिक 1 लाख रुपये महीने की बात कर रहे थे, क्या वो सही में मुझे महीने का 1 लाख रुपये देंगे? जिस पर काका ने कहा, हाँ, पर वो काम तू कर पाएगा? जिस पर मैंने विजेंद्र काका को जवाब देते हुए कहा, क्यों, ऐसा कौन सा काम है जो मेरे से नहीं होगा? इस पर काका बोले, तुझे कब्रिस्तान में दक्षिण भाग का काम देखना होगा। दरअसल उस कब्रिस्तान के दक्षिण भाग में एक झोपड़ी बनी हुई थी और उसके ठीक सामने काले पानी का तालाब था, जिधर जाने की मुझे सख्त मनाही थी। यहाँ तक कि विजेंद्र काका भी उस ओर नहीं जाते थे। मैंने काका से कहा, काम तो कब्रिस्तान में करना है ना, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन से हिस्से में करना है? आप ये बताओ कि करना क्या है? जिस पर विजेंद्र काका ने कहा, काम तो मालिक ही बताएंगे,
और हाँ, यहाँ से जाते वक्त मालिक के घर होते हुए चले जाना, मैं फ़ोन पर बता दूंगा कि तुम मिलने आ रहे हो। फिर जब शाम के 5 बजे तो मैं सीधे निकला मालिक से मिलने के लिए। अभी मैं मालिक के घर पहुंचने ही वाला था कि मालिक रास्ते में ही मिल गए। मालिक ने मुझे देखते ही अपनी काली स्कॉर्पियो रोकी और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। गाड़ी में बैठने के बाद मालिक ने कहा, मुझे विजेंद्र जी ने बताया कि तुम वो 1 लाख रुपए वाली नौकरी करना चाहते हो। जिस पर मैंने मालिक को अपना सर हाँ में हिलाकर जवाब दिया। मेरा जवाब जानते ही मालिक मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मुझे पहले से पता था कि तुम अपने काका विजेंद्र की तरह ही निडर हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये काम बड़ी ही आसानी से कर लोगे। फिर जब इस पर मैंने मालिक से पूछा, क्या काम करना है मालिक, तो मालिक ने कहा, तुमने कब्रिस्तान का दक्षिण भाग तो देखा ही होगा, जहां वो झोपड़ी बनी हुई है और उसके सामने वो काले पानी वाला तालाब। जिस पर मैंने कहा, हाँ मालिक देखा तो है, पर उधर जाने की तो मनाही है ना। जिस पर मालिक बोले, हाँ पर अब तुम्हारे लिए नहीं रहेगी, क्योंकि अब तुम्हें उधर ही काम करना है। फिर जब मालिक ने मुझे बताया कि मुझे कब्रिस्तान के उस दक्षिण वाले भाग में क्या करना है, तो मेरे पसीने छूटने लगे। दरअसल मालिक ने बताया कि हर रात ठीक 12 बजे के बाद मुझे उस कब्रिस्तान के दक्षिण भाग में जाना है, जहां उस काले पानी वाले तालाब के सामने एक भरा हुआ लोटा मिलेगा और उस लोटे को लेकर उस झोपड़ी के अंदर जाना है, जहां पर एक मुर्दा लेटा मिलेगा। उसे उस लोटे वाला पानी पिलाकर उसके कान में कहना है, सोते रहो। ये बोलकर वापस पीछे बिना पलटे ही उसी काले तालाब के पास आना है और उस लोटे को उस तालाब में फेंककर बिना पीछे पलटे ही सीधे घर चले जाना है। जाहिर सी बात थी कि ये काम जितना सुनने में भयानक डरावना लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा डर इस काम को अंजाम देने में लगता। अभी मेरे पसीने छूट ही रहे थे कि मालिक ने 1 लाख की नोटों की गड्डी मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, यह काम सिर्फ तुम्हें 3 महीने ही करना है, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, पर 1 लाख रुपए महीना तुम्हें पूरी जिंदगी बैठे बैठाए मिलते रहेंगे। उस वक्त मैं मालिक को कुछ कह नहीं पाया और वो 1 लाख रुपए लेकर घर पर चला आया। पर आज 1 लाख रुपए पाकर भी मुझे उतनी खुशी नहीं हो रही थी जितनी कल 25,000 पाकर हुई थी। जहां मेरे मन में अभी भी मालिक की बात घूमे जा रही थी, तो वहीं 1 लाख रुपए पाकर मेरे घर वाले बड़े बड़े सपने देखने लगे। खैर, मैंने अपने नए काम के बारे में अपने परिवार वालों को बताना ठीक नहीं समझा और अगली सुबह पहले की ही तरह मैं उसी वक्त पर काम पर निकल गया। पर जाते जाते मैं ये बोल गया कि आज से मेरा काम काफ़ी बढ़ गया है, जिस वजह से मुझे आते आते काफ़ी देर हो जाएगी, तो चिंता ना करें। घर से निकलने के बाद मैं पहुंचा विजेंद्र काका के पास। विजेंद्र काका से मिलने के बाद मैंने काका को सब कुछ बता दिया। मेरी बातें सुनने के बाद विजेंद्र काका ने कहा, तू डर मत, बस 1-2 दिन ही थोड़ा बहुत डर लगेगा, फिर आदत सी हो जाएगी, जैसे कब्रिस्तान में काम करने की तेरी आदत हो गई है। काका की बात तो सही थी। वैसे भी कब्रिस्तान में मैंने पिछले 1 महीने में कई मुर्दों को हाथ लगाया था, तो अब मुर्दों से डर तो ना के बराबर ही लगता था। फिर जब काका ने कहा, अरे मैं हूं ना, मैं तेरे पीछे पीछे तालाब तक पहुंच जाऊंगा और तेरे लौटने तक का वहीं वेट करूंगा, तो चिंता मत कर, 3 महीने की तो बात है, हौसला रख, सब हो जाएगा। उस वक्त तो मैं काका की बात मान गया और तय कर लिया कि ये काम करना ही है, बिना ये सोचे कि मालिक आखिर ये काम करवा क्यों रहा है। फिर जब रात के 12 बजे तो कब्रिस्तान में गहरी खामोशी पसर गई। उस अंधेरे में अब पूरा कब्रिस्तान ऐसा लग रहा था मानो अभी उन कब्रों से कोई बाहर उठ खड़ा होगा। पर मैंने अपना दिल मजबूत कर रखा था। मैं विजेंद्र काका के साथ कब्रिस्तान के दक्षिण भाग की तरफ बढ़ा। विजेंद्र काका उस तालाब के पास आने से पहले ही दूर रुक गए और मुझे हिम्मत बनाए रखने को कहा। मैं जैसे तैसे उस काले पानी वाले तालाब के पास पहुंचा और जब उस तालाब के आसपास देखा तो मैंने पाया कि उस तालाब के किनारे पर एक सफ़ेद लोटा रखा हुआ है। मैं थोड़ा डरते डरते ही सही पर उस लोटे के पास पहुंचा और वो लोटा उठा लिया। फिर जब मैंने उस लोटे में देखा तो मैंने पाया कि उस लोटे में पानी जैसा कुछ भरा हुआ है, पर उसमें से एक अलग ही खुशबू आ रही थी। फिर मैं उस लोटे को लेकर उस झोपड़ी की तरफ बढ़ा और जब मैं उस झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं आहिस्ते से झोपड़ी में दाखिल हुआ। उस झोपड़ी में दाखिल होते ही मेरी नज़र झोपड़ी के बीचों बीच लेटे एक मुर्दे पर पड़ी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत सालों पहले हुई हो। उस मुर्दे का पूरा शरीर अब गल चुका था, सिवाय हड्डी के ढांचे और काली पड़ी चमड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। मैंने तुरंत ही वो लोटे वाला पानी उसके मुंह पर उड़ेल दिया और उसके कान में कहा, सोते रहो।
ये करने के बाद मैं पूरी तेजी से वहां से भागा और उस काले पानी वाले तालाब में उस लोटे को फेंक दिया और सरपट वहां से भागा। उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं बीच में कहीं नहीं रुका। सीधे भागते भागते घर पहुंचकर ही मैंने सांस ली। जिंदगी में पहली बार मैं इतना तेज दौड़ा था कि मेरे घर वाले भी मेरी चढ़ी हुई सांस को देखकर एक पल को घबरा गए थे। पर मैंने उन्हें समझाते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में मैंने थोड़ी दौड़ लगा दी थी, इसलिए सांस चढ़ी हुई है। फिर खाना पीना करने के बाद मैं लेट गया, पर कुछ ही देर बाद मेरा शरीर बहुत जोर से तपने लगा। सुबह होते होते अब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि अब मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। पर शाम होते होते मैं फिर से नॉर्मल हो गया, या यूं कहूँ कि नॉर्मल से भी कहीं अच्छा। अब मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही महसूस कर रहा था। ये देखकर मेरे घर वाले भी काफ़ी हैरान थे। खैर, मुझे फिर से उस मुर्दे को उस लोटे वाला पानी पिलाकर उसके कान में सोते रहो कहने के लिए तैयार होना था। डर तो अभी भी लग ही रहा था, पर शायद उतना नहीं। फिर जब रात के 9 बजे तो मैं कब्रिस्तान के लिए निकल गया। विजेंद्र काका कब्रिस्तान में ही रहते थे, तो मैं उनके यहाँ जाकर बैठ गया। काका ने पूछा भी कल के काम के बारे में, जिस पर मैंने कहा डर तो काफ़ी लगा और अभी भी लग ही रहा है, पर यह काम मैं कर लूँगा। फिर बातों ही बातों में 12 बज गए और 12 बजते ही मैं निकल गया अपने काम को अंजाम देने। जब मैं उस काले पानी के तालाब के पास पहुंचा तो वो सफ़ेद लोटा ठीक उसी जगह पर रखा हुआ था। मैंने वो लोटा उठाया जिसमें आज भी पानी जैसा ही कुछ भरा हुआ था, और उस झोपड़ी में जाकर फिर वो सारा पानी उस लेटे हुए मुर्दे के मुंह पे पलटकर जल्दी से उसके कान में सोते रहो बोलकर उस झोपड़ी से बाहर निकल आया, और फिर उस लोटे को उस तालाब में फेंककर सीधे अपने घर की तरफ दौड़ा। आज मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे ये काम करने में। घर पहुंचने के बाद मैंने थोड़ी सांस ली और खाना पीना करने के बाद मैं सो गया। रात भर सब कुछ नॉर्मली रहा, साथ ही अब मेरी हिम्मत भी बढ़ चुकी थी और मुझे यकीन हो चला था कि अब मैं ये काम बड़े ही आसानी से पूरा कर लूँगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बीतते वक्त के साथ मेरा डर कम होते होते पूरा ख़त्म ही हो गया था। अब मैं आराम से रात के 11:30 बजे घर से निकलता और 12:30 बजते बजते घर लौट आता। मतलब कि पूरे 24 घंटे में मुझे सिर्फ एक ही घंटा काम करना पड़ता और बाकी का समय मैं अपने घर वालों के साथ ही बिताता। ऐसे ही जब काम करते करते 1 महीना बीत गया तो मालिक ने घर पर मिलने के लिए बुलाया, और जब मैं मालिक के घर पहुंचा तो मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम ये काम अच्छे से कर लोगे, ये लो अपनी मेहनत के पैसे। ये बोलकर मालिक ने फिर से मेरे हाथों में 1 लाख की गड्डी थमा दी। अभी मैं 1 लाख की नोट की गड्डी को ही देख रहा था कि तभी मालिक ने कहा, देखो, अब तुम्हें उस काले पानी के तालाब में से पार होकर उस पार जाना है। तालाब से निकलने के बाद तुम्हें वो लोटा उठाना है और वैसे ही करना है जैसा अभी तक करते आए हो। पर उस लोटे को वापस से पानी में फेंकने के बाद जब तुम कब्रिस्तान से बाहर आओगे तो घर जाने से पहले ही तुम्हें अपने आप को अच्छे से सुखाना होगा, जिसके लिए तुम्हें अंधेरी चौक के बीचों बीच आग जलाकर बैठ जाना है, और जब तुम पूरी तरह से सूख जाओ तभी घर जाना। मालिक इतना बताकर वहां से चले गए और मैं चुपचाप घर के लिए निकल गया। काम में आए इस नए बदलाव ने मुझे थोड़ा सोच में डाल दिया था, पर काम तो करना ही था। लिहाजन कुछ सोचने के बाद मैं घर जाने की जगह सीधे पहुंचा कब्रिस्तान विजेंद्र काका के पास और उन्हें काम में आई नई तब्दीली के बारे में बताते हुए कहा, काका अब क्या करूं, तुम ही बताओ। इस पर विजेंद्र काका बोले, तू किसी बात की फिक्र मत कर, मैं तेरे लौटने से पहले ही अंधेरी चौक पर आग जलाकर तैयार रखूंगा, और जब तक तू वहां रहेगा मैं भी तेरे साथ रहूंगा। विजेंद्र काका की इस बात से मुझे थोड़ा हौसला मिला, और जब रात के 12 बजे तो मैं पहुंचा उस काले पानी के तालाब के पास जिसे आज पार करके जाना था। पता नहीं क्यों उस काले गंदे पानी को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया और उस तालाब में अपने पैर बढ़ा दिए। उस तालाब में पैर डालते ही किसी ने मेरा पैर पकड़ा और अंदर की तरफ खींच लिया। पलक झपकते ही मैं उस तालाब की तली में जा पहुंचा, जहां मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, साथ ही मेरा दम भी घुटने लगा। अभी मैं छटपटाते हुए उस तालाब से बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी मैं एकदम से उस तालाब के बाहर आ गया। तालाब से बाहर आने के बाद अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपना एक भी कदम आगे बढ़ाऊं, और फिर जब मेरी नज़र तालाब के किनारे रखे उस लोटे पर पड़ी जो सफ़ेद रंग की जगह अब काला था, तो मेरा दिल और भी घबरा गया। पर अब जब इतना सब हो ही चुका था तो थोड़ा और ही सही।
मैंने एक लंबी और गहरी सांस ली और वो काला लोटा उठाया। उस काले लोटे में कुछ लाल जैसा पानी भरा था जिसमें से बहुत ही बुरी गंध आ रही थी। मैं बिना अपना टाइम गवाए वो काला लोटा लेकर उस मुर्दे की झोपड़ी में दाखिल हुआ और जैसे मैंने उस लोटे को उसके मुंह पर उड़ेला तो वैसे उस मुर्दे ने अपना मुंह खोल दिया। ये देखते ही मेरे जोरों की चीख निकल गई और मेरे हाथ से वो लोटा छूटकर नीचे गिर पड़ा। लोटे के नीचे गिरते ही वो लेटा हुआ मुर्दा कराहने लगा और वहीं मैं डर से कपकपाने लगा। उस मुर्दे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गहरी नींद से जाग रहा है। मैंने तुरंत ही उसके कान में कहा, सोते रहो। ये बोलते ही वो मुर्दा पहले की तरह खामोश हो गया और उस मुर्दे के शांत होते ही मैंने वो लोटा उठाया और उस मुर्दे की झोपड़ी से बाहर निकला और उस तालाब में वो लोटा फेंकते हुए अंधेरी चौक की तरफ भागा। और जब मैं अंधेरी चौक पर पहुंचा तो काका ने कहे अनुसार आग की धुनी लगाकर रखी थी। विजेंद्र काका मुझे देखते ही समझ गए कि मैं उस काम के लिए मना करने वाला हूँ। और जब मैंने विजेंद्र काका को ये सारी बात बताई तो उनकी भी सांसें थम गई। काका ने कहा, अभी पहले अपने गीले शरीर को सही से सुखा ले, फिर कल मालिक से इस बारे में बात कर लेना। फिर तकरीबन रात के 3 बजे तक विजेंद्र काका और मैं वहीं अंधेरी चौक पर उस जलती हुई आग के सामने बैठे रहे। और जब मैं घर पहुंचा तो घर वाले भी पूछने लगे कि आज इतनी देर कैसे हो गई, पर उस वक्त मैं किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं था, लिहाजा मैं चुपचाप जाकर लेट गया। अभी मेरी आंखें लगी थी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं उसी काले तालाब के अंदर लेटा हुआ हूँ और मेरे साथ इस तालाब में और भी लोग लेटे हुए हैं। अभी मैं ये सब देख ही रहा था कि तभी विजेंद्र काका ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे उठ, मालिक से बात करने नहीं जाना है। विजेंद्र काका की आवाज़ सुनकर जब मेरी आंख खुली तो एहसास हुआ कि मैं सपना देख रहा था। फिर मैं काका के कहने पर फटाफट तैयार हुआ और विजेंद्र काका के साथ मालिक के घर पर पहुंचा। फिर जब मालिक को कल रात की बात बताते हुए मैंने कहा, मालिक अब मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, तो मालिक ने पहले मुझे समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, बस थोड़ी और हिम्मत रखो, मुझे पूरा यकीन है तुम ये काम कर लोगे। पर जब मैं अपनी बात पर अड़ा रहा तो मालिक ने कहा, तुम ये काम अपनी मर्जी से ऐसे नहीं छोड़ सकते, अगर तुम्हें ये काम छोड़ना है तो मालिक से ही ये काम छोड़ने की बात करनी होगी। मालिक की ये बात सुनकर मैं और विजेंद्र काका एक दूसरे का मुंह देखने लगे। और फिर जब मैंने कहा, मालिक तो आप ही हैं ना, तो इस पर मालिक ने जो कहा वो सुनकर तो मैं उसी वक्त आधा मर गया। मालिक ने इस पर कहा, नहीं, मैं तुम्हारा असली मालिक नहीं हूँ, तुम्हारा असली मालिक तो उसी झोपड़ी का मुर्दा है जो तुम्हें इस काम के पैसे दे रहा है। अगर तुम ये काम बीच में छोड़ना चाहते हो तो आज रात जब तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हें उनके कान में सोते रहो की जगह पर मालिक जाग जाओ ये कहना है, और तुम्हारे इतना कहते ही वो उसी वक्त जाग जाएंगे और फिर तुम बता देना कि तुम उनका ये काम पूरा नहीं करोगे, फिर उसके बाद मालिक की मर्जी। ये बोलकर मालिक चले गए और अपना सिर पकड़कर मैं वहीं पर बैठा रहा। फिर जब विजेंद्र काका ने मेरा हाथ पकड़कर उठाया तो मैं उठा और उनके साथ घर लौटा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये काम जारी रखूं या फिर बंद कर दूं। एक मन तो ये कह रहा था कि उस मुर्दे के पास जाना ही क्यों मरने के लिए, चुपचाप से किसी दूसरे गांव चले जाते हैं, और डर के मारे मैंने यही फैसला किया। दिन का सूरज ढल चुका था। मैंने घर वालों को सामान समेटने के लिए बताते हुए कहा कि मेरा तबादला बाहर गांव कर दिया गया है और सुबह होते ही निकल चलेंगे। घर वाले काफ़ी खुश थे कि अब वो किसी आलीशान घर में रहने वाले हैं, जिस वजह से उन्होंने खुशी खुशी सामान बांधना चालू कर दिया। पर जब रात के 1 बजे तो अचानक ही मेरे पूरे परिवार की तबीयत बिगड़ गई। सभी घर वाले खून की उल्टियाँ करने लगे। ये देखकर मैं समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं फौरन कब्रिस्तान की ओर भागा और कब्रिस्तान में पहुंचते ही मैंने विजेंद्र काका को आवाज़ देते कहा, काका काका, बहुत ही बड़ी गलती हो गई मेरे से, मेरा पूरा परिवार मरने पर है। मुझे रोता बिलखता देख विजेंद्र काका ने कहा, अभी रोने धोने का वक्त नहीं है, अभी अपना जी खड़ा कर और जाकर मुर्दे से बोल दे कि तू ये काम नहीं करेगा, फिर जो होगा ऊपर वाला देख लेगा, और मैं जाकर अंधेरी चौक पर आग जलाकर रखता हूँ। विजेंद्र काका ये बोलकर अंधेरी चौक के लिए निकल गए। और जब मैं उस काले पानी वाले तालाब के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस तालाब के अंदर बहुत सी लाशें तैर रही हैं। उन लाशों को उस तालाब में तैरता देख मेरे कदम कुछ देर के लिए थमे जरूर, पर रुके नहीं,
क्योंकि अब मेरे परिवार का मामला था। मैं तुरंत उस तालाब में कूद गया और उस तालाब में कूदते ही फिर से किसी ने मेरा पाँव पकड़ा और तालाब के नीचे खींच लिया। देखते ही देखते मेरी सांसें उखड़ने लगी और जब मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे साथ मेरे घर वालों का भी किस्सा खत्म, तभी अचानक ही मैं उस तालाब से अपने आप बाहर निकल आया। उस तालाब से बाहर आने के बाद मैंने उस काले लोटे को उठाया और उस मुर्दे की झोपड़ी में दाखिल हुआ और जैसे ही मैंने वो लोटा उसके मुंह पर उड़ेला, उस मुर्दे ने फिर अपना मुंह खोल दिया। फिर लोटे को उड़ेलने के बाद जब मैंने उसके कान में कहा, मालिक जाग जाओ, तो मेरे इतना कहते ही उस मुर्दे ने अपनी आंख खोल दी और एक झटके से मेरी गर्दन दबोच ली, जिस वजह से मैं आगे कुछ बोल नहीं पाया। और जब उसने मुझे नीचे जमीन पर पटका तो एकदम से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, पर मैं अभी भी होश में था। उस समय मुझे मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, जो मैंने चीखते हुए उस जिंदा मुर्दे को कहा, मैं ये काम छोड़ रहा हूँ, अब मुझे ये काम नहीं करना। मेरे इतना कहते ही वहाँ पर एकदम से खामोशी छा गई और जब मुझे दिखाई देने लगा तो मैंने देखा कि वो मुर्दा चुपचाप लेटा हुआ है और वो काला लोटा भी टूटा पड़ा था। फिर मैं वहाँ से उठा और उस मुर्दे की झोपड़ी से बाहर आया। फिर जब मैं उस काले पानी के तालाब के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि अब उस तालाब में अब उस काले पानी की जगह बहुत से लोगों की लाशों का ढेर है। मैं वहां से भागते हुए अंधेरी चौक पहुंचा, जहां विजेंद्र काका आग जलाकर मेरा इंतजार कर रहे थे। विजेंद्र काका ने मुझे देखते ही कहा, तू ठीक तो है ना? जिस पर मैंने जवाब देते हुए कहा, मैं तो ठीक हूँ काका, बस घर पर सब ठीक हो। फिर उस आग में अपना गीला बदन सुखाने के बाद जब मैं विजेंद्र काका के साथ घर पहुंचा तो मैंने पाया कि मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका है। मेरे सारे घर वाले मर चुके थे। मैंने तो सिर्फ अपने घर वालों को खुशियां देनी चाहिए थी, पर मेरे लालच ने उन्हें मौत दे दी, जिसका दुख मुझे पूरी उम्र रहेगा। इस भयानक हादसे के बाद मैंने वो गाँव हमेशा के लिए छोड़ दिया और विजेंद्र काका ने भी वो कब्रिस्तान की नौकरी छोड़ दी। पता नहीं उस कब्रिस्तान के मालिक ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और वो मुर्दा कौन है। अगर मैंने 3 महीने वाली शर्त पूरी कर दी होती तो क्या होता, ये सब सवाल मुझे आज भी रातों को सोने नहीं देते। दोस्तों, सुनने में आया है कि उस कब्रिस्तान का मालिक आज भी 1 लाख रुपए का लालच देकर लोगों को उस नौकरी के लिए ढूंढ रहा है जो उसका ये अधूरा काम पूरा कर सके। दोस्तों, उस शाम जब काम से छुट्टी हुई तो हमेशा की तरह मैं निक्कू भैया की चाय की दुकान पर बैठ गया। अभी मैं चाय पी ही रहा था कि मेरी नज़र मनोज भाई पर पड़ी। वैसे तो मेरी कभी मनोज भाई से दुआ सलाम नहीं हुआ था, पर पता नहीं क्यों मैं जब भी उन्हें देखता तो वो हमेशा उदासी नजर आते, मानो उन्हें कोई बात अंदर से खाई जा रही हो। मनोज भाई किसी से बात भी नहीं करते थे, जिस वजह से मैं भी चाहकर भी बात नहीं कर पाया। अभी मैं मनोज भाई की तरफ ही देख रहा था कि तभी मनोज भाई अचानक ही चाय पीते पीते नीचे गिर पड़े। मैं फौरन ही उठा और मनोज भाई को सहारा देते उठाया। अभी मैंने मनोज भाई को उठाया ही था कि मैंने नोटिस किया कि मनोज भाई बेसुध हैं, जिस वजह से मैं और निक्कू भैया मनोज भाई को वहीं के नज़दीकी दवाखाना ले गए। डॉक्टर ने मनोज भाई को देखते ही कह दिया कि ये तो बहुत कमज़ोर हैं, पानी चढ़ाना होगा। मनोज भैया के होश में आते ही उन्हें पानी चढ़ना शुरू हुआ। उस रात मनोज भाई को तकरीबन 3 बोतल पानी चढ़ा। फिर मैं मनोज भाई को अपने साथ ले आया। वैसे तो मनोज भाई मेरे साथ आने को तैयार नहीं थे, पर मेरे जिद के आगे उनकी एक ना चली और मनोज भाई को मेरे साथ आना ही पड़ा। फिर अगले कुछ दिन मनोज भाई मेरे साथ ही रहे और इस दौरान हम दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई। पर अभी भी मनोज भाई हमेशा की तरह गुमसुम ही रहते थे। और जब एक शाम जब मैंने मनोज भाई से पूछा, आप हमेशा ऐसे गुमसुम क्यों रहते हो भैया, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो हमेशा आपको घेरे रहती है? जिस पर मनोज भाई ने मेरी बात को टालने की कोशिश की, पर जब मैंने जोर दिया तो उन्होंने जो बताया वो सुनकर तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दरअसल उन्होंने बताया कि आज से तकरीबन 7 महीने पहले एक कब्रिस्तान के मालिक ने उन्हें 1 लाख रुपए महीने का झांसा देकर मनोज भाई को एक ऐसे काम के लिए राजी कर लिया, जिसमें उन्हें कब्रिस्तान के दक्षिण हिस्से में बनी झोपड़ी में मनोज भाई को एक मुर्दे को पानी पिलाकर उसके कान में कहना था, सोते रहो। और जिस काम को मनोज भाई ने बीच में ही छोड़ दिया, जिसके चलते इसका खामियाजा मनोज भाई के घर वालों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। और इसी के चलते मनोज भाई एक जिंदा लाश बन गए थे। मुझे मनोज भाई के लिए दुख तो बहुत हो रहा था, पर साथ ही मेरे दिमाग में उस कब्रिस्तान की 1 लाख वाली नौकरी की बात ने मेरे मन को घर कर लिया था। अब मुझे ये जानना था कि
आखिर वो कब्रिस्तान के मालिक की क्या मंशा थी उस काम के पीछे, और वो मुर्दा कौन था जिसमें जान लौट रही थी। अभी मैं इन सब सवालों में उलझा ही हुआ था कि तभी मनोज भाई वहां से चले गए। मनोज भाई के जाने के बाद मैं ये सोचने लगा कि काश 1 लाख रुपए वाली नौकरी मेरी लग जाती तो मजा ही आ जाता। अगर मनोज भाई थोड़ा और हिम्मत दिखाते और किसी तरह 3 महीने पूरा कर लेते तो आज किसी राजा की जिंदगी बसर कर रहे होते। खैर, फिर जब मैं अगले दिन मनोज भाई से मिला तो मैंने बातों ही बातों में मनोज भाई से और उस कब्रिस्तान के मालिक के बारे में और जानकारी निकालने की कोशिश की, पर कुछ खास जानकारी हाथ नहीं लगी। पर मैंने कोशिश जारी रखी। मुझे जब भी मौका मिलता तो मैं बड़ी ही चालाकी से मनोज भाई से बातें निकालने की कोशिश करता, पर शायद मनोज भाई ने मेरे इरादों को भांप लिया था, जिस वजह से उनसे मतलब की जानकारी बीतते वक्त के साथ निकलवा पाना नामुमकिन सा हो गया। और एक वक्त के बाद मैंने भी हार मान ली, पर मेरे दिलो दिमाग से अभी भी वो 1 लाख वाली बात पूरी तरह से निकली नहीं थी। और एक रोज जब मैं संसा जा रहा था तो बस स्टॉप पर मेरी मुलाकात मनोज भाई से हुई, जिनके साथ कोई था। और जब थोड़ी बातचीत हुई तो पता चला कि वो दूसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि मनोज भाई के विजेंद्र काका हैं, जिन्हें संसा से ट्रेन पकड़नी थी। और मैं भी अपनी बाइक से संसा ही जा रहा था, लिहाजा मैंने मनोज भाई से कहा, मनोज भाई मैं संसा ही जा रहा हूँ, आप कहो तो मैं काका जी को स्टेशन छोड़ देता हूँ। वैसे भी आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है और बस का भी कुछ पता नहीं है कब तक आएगी। मेरी बात सुनने के बाद मनोज भाई ने कहा, ठीक है जुगल, तुम काका को स्टेशन छोड़ दो। और मनोज भाई के इतना कहते ही मैंने विजेंद्र काका को अपनी बाइक पर बैठाया और संसा स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। पूरे रास्ते काका जी से बातचीत होती रही, और जब काका जी अचानक ही भावुक हो उठे तो उनके मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जिसे सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। दरअसल जब काका जी ने कहा कि अगर मैंने उस रोज मनोज को अपने साथ कब्रिस्तान के उस काम में नहीं लगाया होता तो आज मनोज का परिवार जिंदा होता। मैं अपने मालिक के इरादे को भांप नहीं पाया और मनोज को तबाह कर बैठा। और जब इस पर मैंने काका जी से तफसील से सारा माजरा पूछा तो उन्होंने हर एक बात बता दी जो मैं जानना चाहता था। इसी बीच हम संसा स्टेशन भी पहुंच गए और मैंने उन्हें 7 बजे वाली ट्रेन से घर के लिए रवाना कर दिया। काका जी को छोड़ने के बाद अब मुझे उस कब्रिस्तान के मालिक तक पहुंचना था, जो कि रामनगर की कचहरी के पास बंगला नंबर 9 में रहता था। मुझे ये तो पता था कि उस कब्रिस्तान के मालिक से सीधे सीधे 1 लाख वाली नौकरी की बात नहीं कर सकते। मुझे कोई ना कोई तो तिगड़मबाजी लगानी ही पड़ेगी। और कुछ दिन अच्छे से सोच लेने के बाद मैं रामनगर शिफ्ट हो गया और उस कब्रिस्तान के मालिक पर नज़र रखने लगा। हफ्ता भर नज़र रखने के बाद मैंने नोटिस किया कि वो पूरे दिन में एक बार ही बंगले से बाहर निकलता है, वो भी अपनी काली स्कॉर्पियो में, जिसे उसका ड्राइवर अखिल चलाता है। फिर जब मैंने अखिल के बारे में पता लगाया तो मालूम चला कि वो हर रात 10 बजे ठेके पर दारू पीने जाता है। फिर क्या था, मैंने वहीं दारू के ठेके पर अखिल से धीरे धीरे दोस्ती कर ली। और जब एक दिन मैंने अखिल से कहा, भाई अखिल मेरा काम छूट गया यार, अगर कोई काम हो तो बताना। जिस पर अखिल बोला, अरे बस इतनी सी बात, कल ही मैं अपने मालिक से बात करके तुम्हारी नौकरी पक्की करवाता हूँ। फिर अगले दिन मुझे अखिल का कॉल आया और उसने बताया कि उसने अपने मालिक से बात कर ली है और मुझे शाम को ऑफिस बुलाया है। ये जानते मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, मेरा पहला दांव कामयाब रहा। फिर जब शाम को मैं अखिल के मालिक से मिलने उनके ऑफिस पहुंचा तो अखिल ने अपने मालिक से मिलवाते हुए कहा, ये जुगल है मेरे गाँव का दोस्त, मैंने इसी के बारे में आपसे बात की थी। जिस पर मालिक ने कहा, ठीक है इसे जमील से मिलवा दो, वो देख लेगा। और ये बोलकर मालिक वहां से चले गए और वहीं अखिल मेर को लेकर जमील के पास पहुंचा। फिर जमील से बात करने पर जमील ने कहा, अभी तो कोई काम नहीं है, पर मालिक ने कहा है तो कल से काम पर आ जाना। फिर जब मैंने तनख्वाह की बात की तो जमील ने कहा कि अभी तो फ़िलहाल के लिए 9,000 रुपये मिलेंगे, फिर जब काम तय हो जाएगा तो काम के हिसाब से तनख्वाह फिक्स कर देंगे। पैसों की बात करने के बाद मैं ऑफिस से निकला और घर पहुंचने के बाद मैं अगले दिन की तैयारी में जुट गया। फिर जब मैं सुबह ऑफिस पहुंचा तो सबसे पहले मैं जमील से मिला। जमील ने मेरे को देखते ही कहा, तुम आराम से बैठो, अगर कोई काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और ये बोलकर जमील चला गया और वहीं मैं ऑफिस के एक कोने में कुर्सी लगाकर चुपचाप से बैठ गया। पहले रोज तो मैं कुर्सी से ही चिपका रहा, हालांकि जमील ने बीच बीच में आकर हालचाल भी पूछा, पर कोई काम नहीं दिया। फिर शाम के तकरीबन 7 बजे जमील ने कहा, तुम्हारी छुट्टी हो गई है, अब घर जाओ, कल वक्त पर आ जाना।
इसके बाद मैं घर चला आया और फिर यही सिलसिला चलता रहा। मैं रोज़ सुबह ऑफिस पहुंचकर उस कुर्सी पर बैठ जाता और फिर शाम के तकरीबन 7 बजे घर लौट आता। अब करीबन 1 महीना होने को चला था, पर मेरा प्लान पहले ही पड़ाव पर थमसा गया था। वैसे तो मैंने हर मुमकिन कोशिश की मालिक के नज़रों में आने की, पर मेरी दाल नहीं गली। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी मैं और इंतज़ार करूं सही वक्त आने का या फिर वापस लौट जाऊं। इसी कसम में 1 महीना भी पूरा हो गया और मुझे पहली तनख्वाह जो कि 9,000 थी वो मिल गई। पर मैं तो 1 लाख महीने की सोच कर आया था, पर मेरे हाथ सिर्फ 9,000 ही लगे थे, जिससे मैं बहुत ही निराश हो चुका था। और जब दूसरा महीना भी ऐसे ही गुजर गया तो मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया और मैंने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया। और जब मैं उस शाम ऑफिस से घर लौटा तो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अपने पुराने ठिकाने की तरफ निकल पड़ा। अभी मैं बस स्टॉप पर बैठा अपने बस के आने का वेट ही कर रहा था कि तभी जमील का फ़ोन आ गया। जमील ने फ़ोन पर कहा, जुगल तुम मुझे अभी लाल चौक पर मिलो, कुछ ज़रूरी बात करनी है। जमील के ये कहते ही पता नहीं क्यों मेरी उम्मीद एक बार फिर से जाग गई और मैंने फ़ौरन ही जवाब देते हुए कहा, ठीक है जमील, मैं अभी लाल चौक पर पहुंचता हूँ। मैंने फ़ौरन ही अपना सामान वहीं बस स्टैंड के ढाबे वाले के पास रखते हुए ढाबे वाले से बोला, भैया मैं कुछ देर के लिए अपना सामान छोड़ के जा रहा हूँ, ज़रा ख्याल रखना। चूँकि ढाबे वाले से मेरी जान पहचान थी तो उसने मना नहीं किया और ढाबे पर सामान रखने के बाद मैं निकल पड़ा लाल चौक की तरफ जमील भाई से मिलने। फिर जब मैं लाल चौक पहुँचा तो जमील भाई पहले से वहाँ पर पहुँचे हुए थे। मेरे आते ही जमील भाई मुझे एक चाबी देते हुए बोले, ये मालिक के पुराने हवेली की तहखाने की चाबी है, तुम्हें उस तहखाने के संदूक से एक चमकीला पन्ना लेकर आना है। पर ध्यान रहे, जिस दरवाजे से तुम उस तहखाने में दाखिल होगे उस दरवाजे से बाहर मत आना। और ये बोलकर जमील भाई ने मुझे उस हवेली तक पहुंचने का रास्ता बताया और फिर वो वहां से चले गए। जमील भाई के जाने के बाद मैं ये सोचने लगा कि अब ये भला कौन सा काम मिल गया। फिर कुछ सोचने के बाद मैं हवेली की तरफ निकल गया और जब मैं उस हवेली पर पहुंचा तो मैंने पाया कि वो हवेली जर्जर हालत में है। यहाँ तक कि उस हवेली की ऊपरी 2 मंजिलें ढह चुकी थी और जंगली पेड़ पौधों ने उस हवेली के ज़्यादातर हिस्सों को अपने कब्जे में कर चुकी थी। फिर जब मैं उस हवेली में दाखिल हुआ तो अंदर एक ऐसा रास्ता था जो हवेली के नीचे की तरफ जा रहा था। शायद ये रास्ता उस तहखाने की तरफ जा रहा था। फिर जब मैं उस रास्ते से होते हुए उस तहखाने तक पहुंचा तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि उस तहखाने में पहले से ही बहुत से लोग मौजूद हैं, जिनमें से काफ़ी लोग मुर्दों की तरह लेटे हुए थे और जो कुछ लोग जिंदा थे वो थोड़ा बहुत हिलडुल रहे थे। उनकी भी हालत कुछ खास ठीक नहीं थी। फिर जब मेरी नज़र वहाँ बिखरी चाबी पर पड़ी तो मैं थोड़ा सदमे में आ गया, क्योंकि जो चाबियाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी ठीक वैसे ही एक चाबी मेरे पास भी थी। मतलब कि जमील ने ही इन सब लोगों को यहाँ पर भेजा था, पर इनमें से कोई वापस नहीं लौट पाया। अभी मैं उन सब लोगों को ही देख रहा था कि तभी मेरी नज़र उस बड़े से संदूक पर पड़ी जो हवा में तैर रही थी। और जब मैं उस संदूक के पास पहुंचा तो मैंने अपनी चाबी निकाली और उस संदूक को खोलने के लिए मैं वो चाबी उस संदूक पर लटके ताले में लगाने ही वाला था कि तभी वहाँ अधमरे लोगों में से एक ने मुझे इशारा करते हुए कहा, संदूक मत खोलो। उस आदमी का इशारा समझते ही मैं रुक गया और उस आदमी के करीब जाकर बोला, आपको जमील ने यहाँ पर भेजा था क्या? जिस पर उसने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर कुछ देर के बाद बोला, संदूक खोलने से पहले यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोज लो। एक बार संदूक खुला तो सिर्फ 3 मिनट तक ही तुम्हारा शरीर ठीक से काम करेगा, उसके बाद तुम्हारी हालत हम जैसी हो जाएगी। उस आदमी की बात सुनने और समझने के बाद मैंने सबसे पहले इस तहखाने से बाहर निकलने वाला रास्ता खोजने का फैसला किया। मुझे जमील की वो बात याद थी कि उस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते जिस दरवाजे से अंदर आए हैं, और इस तहखाने में भी कुछ ऐसा नहीं था जिससे बाहर निकला जा सके। सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था जिससे होते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा था। मतलब कि इस तहखाने से तो नहीं, पर इस हवेली में कहीं वो रास्ता था जिससे बाहर निकला जा सकता था। मैं फ़ौरन ही उस तहखाने से बाहर निकलकर हवेली के उस दरवाजे पर आया जिससे मैं इस हवेली में दाखिल हुआ था। हवेली में चारों तरफ नज़र दौड़ाने के बाद मैंने पाया कि वहाँ कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं है और तो और ऊपरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियाँ भी बुरी तरह से ढही हुई हैं। मतलब कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद मेरा ध्यान उस इकलौते दरवाजे पर गया जिससे मैं अंदर आया था। मुझे लगा कि क्यों ना एक बार देख लूं कि आखिर इसी दरवाजे से जाने से क्या होता है, और ये सोचकर मैं उस दरवाजे से बाहर निकला। उस दरवाजे से बाहर आने पर मैंने पाया कि सब कुछ नॉर्मल ही है। मतलब कि जमील ने जानबूझकर
इस दरवाजे से बाहर निकलने से मना किया था। ये समझते हैं कि यही बाहर जाने का रास्ता है, मैं फौरन ही उस तय खाने में पहुंचा जहां वो संदूक अभी भी हवा में तैर रहा था। वैसे तो मुझे घबराहट हो रही थी, पर मैं किसी तरह अपना जिगरा मजबूत किए हुए था और जैसे ही मैंने उस संदूक पर लटके ताले को खोला तो वैसे ही संदूक धड़ाम से नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। संदूक के ज़मीन पर गिरते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कुछ बहुत ही भारी भरकम चीज़ आ पड़ी हो। अब मैं सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और जब मैंने किसी तरह उस संदूक को खोला तो मैंने देखा कि वो संदूक अंदर से बहुत गहरी है, मानो वो कोई संदूक नहीं बल्कि कोई सुरंग हो। अभी मैं उस संदूक में झांक ही रहा था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा पूरा बदन अब सुनने यानी बेजान पड़ने लगा है। अब जहाँ एक और मेरा शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ रहा था तो वहीं मैं किसी तरह वहाँ से निकलने की कोशिश में लगा था। पर इससे पहले मैं वहाँ से निकल पाता कि अचानक ही वहाँ मुर्दा पड़े लोगों के शरीर में फिर से जान लौट आई। पर उनकी सफ़ेद पड़ी आंखों और मुंह से निकलते लार्वा से ये साफ था कि ये इंसान नहीं है। मैं अपने आप को ज़मीन पर घसीटते हुए थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उन सब मुर्दों ने मुझे दबोच लिया और मेरे को किसी पुतले की तरह ज़मीन पर खींचने लगे। कुछ ही देर में मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि अब मुझे दर्द का भी एहसास नहीं हो रहा था। भगवान की नेमत से मेरी सांस अभी भी चल रही थी, पर मुझे पता था कि अगले चंद मिनटों में मेरी सांसें भी मेरा साथ छोड़ जाएंगी कि तभी उन मुर्दों ने मुझे इतनी ज़ोर से उछाला कि मैं उस संदूक के पास जा गिरा। उस वक्त ना जाने मुझे क्या सूझा कि मैं उन मुर्दों से बचने के लिए उस संदूक में ही कूद गया। उस संदूक में कूदने के बाद जब मैं उस संदूक के तली पर गिरा तो मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा और उस ज़ोरदार झटके के साथ मेरी आंखें बंद हो गई और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि सामने जमील खड़ा हंस रहा है। जमील को हंसता देख मैं उस पर चीखते हुए बोला, तुमने जानबूझकर मुझे मरने के लिए उस हवेली में भेज दिया था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अभी मैं जमील पर बरस ही रहा था कि तभी मालिक वहां पर आ पहुंचे और मेरे सामने नोटों से भरा हुआ बैग रखते हुए बोले, ये 10 लाख रुपए हैं और हाँ, हमने जानबूझकर तुम्हें उस हवेली में भेजा था, पर तुमसे पहले भी हमने 762 लोगों को उस हवेली में भेजा था, पर उनमें से कोई नहीं लौटा। तुम एक इकलौते हो जो उस हवेली से बाहर आए हो, क्योंकि तुम्हारी तकदीर बुलंद है और मुझे एक ऐसे ही शख्स की तलाश थी जो किस्मत का धनी हो। अभी तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, पहला ये कि ये नोटों से भरा बैग लेकर चुपचाप चले जाओ या फिर अपनी किस्मत का इस्तेमाल करके 9 दिनों में करोड़ के मालिक बन जाओ। इतना बोलने के बाद मालिक वहाँ से चले गए और मालिक के जाने के बाद जमील बोला, कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छे से सोच लेना, क्योंकि जो काम अब तुम्हें मालिक देंगे वो इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक और दर्दनाक होगा। यह बोलकर जमील भी वहाँ से चला गया और मैं उस कमरे में बैठा सामने रखे पैसों को घूरने लगा और ये सोचने लगा कि क्या करूँ। फिर अगले दिन जमील आया तो मैंने जमील से कहा, जमील भाई मैं कुछ तय नहीं कर पा रहा हूँ। जिस पर जमील भाई ने कहा, ये पैसे लो और कुछ दिन अच्छे से खाओ पियो और जब दिमाग सोचने के काबिल हो जाए तो फैसला ले लेना। जमील भाई के कहने पर मैं वहाँ से वो 10 लाख रुपए लेकर अपने गांव चला आया। घर पहुँचने के बाद मैं उन 10 लाख रुपए में ऐसे खोया कि मुझे फिर किसी बात की फिक्र ही नहीं रही और बीतते वक्त के साथ वो ढेर सारे पैसे भी कम होते गए। पर अब तक पैसों की गर्मी मेरे सर चढ़ चुकी थी और मुझे फिजूल के खर्चों की इतनी बुरी लत लग गई थी कि कब मैंने वो 10 लाख रुपए खर्च कर दिए पता ही नहीं चला। और जब मुझे इस बात का पता चला तो तब तक मेरे पास हज़ारों का कर्जा हो चुका था, पर अभी भी मेरी अकल ठिकाने नहीं आई थी। मैं इस खुशफहमी में था कि जब चाहूँ लाखों छाप सकता हूँ और इसी तहस में आकर मैंने वो फैसला ले लिया जो मुझे नहीं लेना चाहिए था। मैं वापस से लौटा और जमील से जाकर मिला। जमील मेरे को देखते ही समझ गया कि मेरा फैसला क्या है, जिस वजह से उसने मुझे रात के 11 बजे ऑफिस मिलने के लिए बुलाया। और जब मैं ठीक 11 बजे ऑफिस पहुंचा तो मालिक ने देखते ही कहा, जुगल मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे। फिर जब मालिक ने आगे उस 9 दिनों के काम के बारे में बताया तो मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि मनोज भाई को जो कब्रिस्तान का काम मिला था अब वो काम एक दूसरे लेवल पर ही पहुंच गया था। सारे नियम और कायदे बदल चुके थे। मुझे अगले 9 दिनों तक मौत से 2-2 हाथ करने थे, पर यह काम मेरे अकेले के बस का नहीं था। और जब मैंने ये बात मालिक से कही तो मालिक ने कहा, ठीक है तुम अपने साथ 2 और बंदों को रख सकते हो, पर उन्हें कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। मालिक के हामी के बाद अब बारी थी ऐसे 2 बंदों को ढूंढने की जो मजबूत जिगरे वाले हों और इस काम में मेरा साथ दे सकें। कुछ दिनों के छानबीन के बाद मेरी मुलाकात किशोर जी से हुई, जो हॉस्पिटल पोस्टमार्टम विभाग में काम करता था।
फिर जब बातों ही बातों में मैंने किशोर जी से अपने मतलब की बात की तो किशोर बिना सोचे ही काम करने को राजी हो गया और किशोरी एक और बंदे को ले आया। सारी तैयारी के बाद हम तीनों मालिक के पास पहुंचे, जहां से मालिक ने हम तीनों को अपनी काली स्कॉर्पियो से सिरोंची के वीरान पड़े एक कब्रिस्तान में भेज दिया। सिरोंची का ये कब्रिस्तान जन आबादी से कोसों दूर एकांत में था, जहां किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी। हवा में घुली नमी एक अजीब सी ठंड का एहसास करा रही थी। खैर इन सब बातों को दरकिनार करते हुए हम तीनों बढ़े उस कब्रिस्तान के दक्षिण भाग की तरफ, जहां वो मुर्दा हमारे इंतजार में सो रहा था और हमें भी अगले 9 दिन तक उस मुर्दे के साथ ही रहना था। बदले नियम कायदों के अनुसार अब 9 दिनों तक हमें उस मुर्दे के साथ उस झोंपड़ी में रहना था और हर रात ठीक 2 बजे उस मुर्दे को उस मर्तबान का खाना उसके सामने परोसना था, जिसे हमने उस झोंपड़ी की जमीन से 5 फीट खोद कर निकालना था। ऊपर से ये भी ध्यान रखना था कि उस मर्तबान के खाने की महक से बचे रहें, साथ ही उस खाने को भूल से भी हाथ न लगाएं और जब वो मुर्दा खाने उठे तो उसी खोदे हुए गड्ढे में बिना कोई आवाज़ किए बैठे रहना है जब तक कि मुर्दा वापस से सो न जाए। और मुर्दे के सोने के बाद फिर से अगले मर्तबान के लिए 5 मिनट की खुदाई शुरू कर देना है। खैर जब हम तीनों उस कब्रिस्तान के उस झोंपड़ी के पास पहुंचे तो हमें ये बात पता नहीं था कि हम तीनों ही इस झोंपड़ी से बाहर आएंगे या फिर हम में से कोई नहीं। और जब हम तीनों उस झोंपड़ी में दाखिल हुए तो सबसे पहले हमारी नज़र उस मुर्दे पर पड़ी, जो किसी जीते जागते इंसान की तरह एक कोने में बैठा हुआ था। एक पल को तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुर्दा अभी बोल पड़ेगा। झोंपड़ी के अंदर आने के फौरन बाद ही हम तीनों ने बिना वक्त जाया किए गड्ढा खोदने का काम शुरू किया। पहले तो हमें लगा कि हम 3 जने आधे से 1 घंटे में ही 5 फीट गड्ढा खोद डालेंगे, पर ज़मीन थोड़ी सख्त थी जिस वजह से हम तीनों जल्दी ही थक के चूर हो गए। पर हमारे पास वक्त बहुत कम था क्योंकि रात के 12:30 बज चुके थे और अभी तक हम तीनों मिलकर सिर्फ 3 फीट ज़मीन ही खोद पाए थे। मतलब कि उस पहले मर्तबान तक पहुंचने में अभी भी 2 फीट और खोदना बाकी था, वो भी 2 बजने से पहले पहले। वक्त हमारे हाथ से निकलता जा रहा था और हम तीनों ने अपना पूरा दमखम खुदाई में झोंक रखा था। जब किशोर का फावड़ा किसी बेहद चीज से टकराया तो किशोर ने चीखते हुए कहा, जुगल भाई मुर्दे का खाना मिल गया। फिर हम तीनों ने उस मर्तबान को बाहर निकाला। मर्तबान को बरामद करने के बाद अब बारी थी इस मर्तबान को उस मुर्दे के सामने रखने की, लेकिन उससे पहले हम तीनों को अपने अपनी नाक बंद करनी थी ताकि जब मर्तबान का ढक्कन खुले तो हमें किसी महक का पता न चले। अपने अपनी नाकों को अच्छे से ढकने के बाद मैं उस मर्तबान को लेकर उस गड्ढे से बाहर निकला और उस मुर्दे के आगे उस मर्तबान को रखकर उसका ढक्कन खोल दिया। और ढक्कन खोलते ही मैं फौरन ही उसी गड्ढे में चला आया और हम तीनों चुप करके बैठ गए। अभी हम तीनों अपनी सांसें रोके उस गड्ढे में बैठे ही थे कि तभी उस मुर्दे की अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ी। उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ पढ़ रहा है। इस दौरान हमारे दिल की धड़कन भी एकदम से तेज हो गई, जिसके चलते एक बेचैनी सी होने लगी। फिर जब उस मुर्दे का बड़बड़ाना बंद हुआ तो उसके दांतों की कटकटाने की आवाज़ आने लगी, जो हम में से कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जहां मैं अपने कानों को अपने हाथ से बंद किए था तो वहीं किशोर के कानों से खून आने लगा था। उस वक्त हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, लिहाजा हम तीनों किसी तरह वो तीखी आवाज़ बर्दाश्त करते रहे। और जब वो आवाज़ आनी बंद हुई तब जाकर हम तीनों को थोड़ी राहत मिली। वहाँ पहले जैसी खामोशी होते ही हम समझ गए कि वो मुर्दा अपना खाना खत्म करके फिर गहरी नींद में डूब गया है और वहीं हम तीनों भी अब बेजान पड़ने लगे थे। शारीरिक और मानसिक थकावट ने हमें इस कदर कमज़ोर कर दिया था कि हम तीनों कब सो गए हमें पता ही नहीं चला। और जब मेरी आंखें खुली तो काफ़ी वक्त गुजर चुका था। किशोर और सतीश अभी भी नींद में ही थे। मैंने फौरन ही उन दोनों को जगाया और अगले मर्तबान के लिए खुदाई चालू करने को कहा। और फिर कुछ देर के बाद हम तीनों ने फिर से खुदाई चालू कर दी और अगले 3 घंटों में हमने वो दूसरा मर्तबान भी खोद निकाला, वो भी वक्त से बहुत पहले, जिस वजह से हमें काफ़ी वक्त मिल गया था आराम करने के लिए। और जब रात के 2 बजे तो मैं ठीक पिछली रात की तरह अपनी नाक को ढके उस मर्तबान को उस मुर्दे के सामने रखा और उसका ढक्कन खोलकर वापस से उसी गड्ढे में आकर चुप करके बैठ गया। और फिर यही सिलसिला चलता रहा और अगले 3 दिनों में हमने आधे से ज़्यादा काम बिना किसी बड़ी परेशानी के पूरे कर 5 मर्तबान उस मुर्दे के आगे परोस चुके थे। साथ ही अब हम तीनों को ऐसा लगने लगा था अगले 4 मर्तबान भी ऐसे ही बिना किसी दिक्कत परेशानी के हम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। पर असल मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी।
अब तक हम 25 फीट गहरे गड्ढे में थे और 9वें मर्तबान तक पहुंचने पर यह गहराई 45 फीट हो जाती। पहले तो हम अपने प्लान के हिसाब से सही चल रहे थे और जब हमने छठे मर्तबान को खोद कर निकाला तो इस बार सतीश की बारी थी उस मर्तबान को उस मुर्दे के पास पहुंचाने की। और जब सतीश उस मर्तबान को लेकर ऊपर उस मुर्दे के पास पहुंचा तो हमें कुछ जोर से गिरने की आवाज़ आई और ठीक उस आवाज़ के बाद किशोर की चीखने की आवाज़ आने लगी। सतीश लगातार हम दोनों का नाम लेते हुए कहे जा रहा था, जुगल भाई मुझे बचा लो इस मुर्दे से, ये मुझे मार डालेगा। पर मैं और किशोर सतीश की दर्दनाक चीख सुनने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते थे। जहां सतीश दर्द से छटपटाते हुए मदद की गुहार लगा रहा था तो वहीं मैं और किशोर उस गहरे गड्ढे में दुबके हुए बैठे रहे। और जब ऊपर से सतीश का एक बाजू नीचे हमारे बगल में आके गिरा तो किशोर की भी चीख निकल गई। अपने सामने सतीश के बाजू को फड़फड़ाते देख मेरा भी कलेजा मुंह को आ गया था। डर किस बला का नाम है आज मुझे एहसास हो रहा था। खून से लथपथ सतीश की बाजू को देखकर किशोर उल्टी करने लगा और देखते देखते किशोर उल्टी करते करते ही बेहोश हो गया। और तभी सतीश की एक आखिरी चीख सुनाई पड़ी। उसके बाद गहरी खामोशी के साथ मातम पसर गया और उस मातम के साथ अब मेरी भी हिम्मत टूट गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। किशोर की सांसें चल रही थी पर वो होश में नहीं था और शायद सतीश उस मुर्दे के भेंट चढ़ चुका था। फिर जब घंटों बाद किशोर को होश आया तो मेरी जान में जान आई। किशोर होश में आते ही बोला, जुगल भाई छोड़ो ये काम, चलो निकलो यहाँ से। जिस पर मैंने किशोर को याद दिलाते हुए कहा, किशोर भाई तुम भूल गए क्या, नियम के अनुसार हम काम खत्म किए बिना यहाँ से चाहकर भी नहीं निकल सकते। पर अब किशोर भाई के सर पर डर इस कदर हावी हो चुका था कि मेरे लाख समझाने के बाद भी वो नहीं माने और उसी वक्त काम को अधूरा छोड़कर उस गड्ढे से बाहर निकल गए। गड्ढे से बाहर निकलने के बाद किशोर भाई ने मुझे आवाज़ देते बोला, जुगल भाई मेरी बात मान लो, चलो मेरे साथ। पर इस पर मैंने किशोर भाई को कोई जवाब ही नहीं दिया और फिर उस झोपड़ी के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई जिससे साफ हो गया कि किशोर भाई जा चुके हैं। किशोर भाई के जाने के बाद अब मैं उस मुर्दे के साथ उस झोपड़ी में अकेला रह गया था। अब मेरे लिए इस काम को अंजाम देना नामुमकिन सा हो गया था, पर इस काम को तो पूरा हर हाल में करना ही था। भले ही मैं अकेला रह गया था पर अब सिर्फ 3 दिनों की बात थी। मैंने बिना वक्त गवाए 7वें मर्तबान के लिए खुदाई शुरू कर दी और जब घंटों पसीना बहाने के बाद वो 7वां मर्तबान बाहर निकला तो मैंने देखा कि इस बार जो मर्तबान निकला था उस पर कोई ढक्कन नहीं लगा था। और जब मैंने उस मर्तबान के अंदर देखा तो मेरा दिल डर से कांप उठा। दरअसल उस मर्तबान में किशोर के कटे हुए हाथ पैर और उसका सिर था। मतलब कि उस दरवाजे से बाहर जाना एक गलत फैसला था। किशोर को उस मर्तबान में टुकड़ों में देखकर अब मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कुछ करने की। मैं कुछ देर के लिए चुपचाप बैठ गया और मनोज भाई की बात याद करने लगा, जिससे मुझे याद आया कि मनोज भाई ने जब इस काम को करने से इनकार किया था तो मालिक ने मनोज भाई को इसी मुर्दे से वही बात कहने को कही थी और मनोज भाई ने वैसा ही किया था जिस वजह से आज भी वो जिंदा है। ये याद आने के बाद मैं भी ये सोचने लगा कि मैं भी मनोज भाई की तरह अगर मुर्दे के कान में जाकर बोल दूं कि मैं ये काम छोड़ रहा हूँ तो शायद मेरी बात बन जाए। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि ऊपर से उस मुर्दे की आवाज़ आने लगी और उस आवाज़ से साफ था कि अगर मैं ऊपर गया तो मेरे हाथ पैर भी सतीश की तरह मेरे शरीर से अलग हो जाएंगे। लिहाजन मैंने मनोज भाई वाला आइडिया ड्रॉप कर दिया और फिर कुछ देर सोचने के बाद एक और आइडिया आया और मैंने फिर से खोदना शुरू किया, पर इस बार नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ जाने के लिए। तकरीबन 4 दिनों तक मैं ज़मीन खोदता रहा और जब मैं सुरंग खोदते हुए वापस सतह पर आया तो मैं सिरोची के उस कब्रिस्तान के किसी दूसरे हिस्से से बाहर आया। सुबह की रोशनी देखकर मुझे एक नई जिंदगी मिल गई। उसके बाद मैं वापस अपने गांव लौट आया, पर बीतते वक्त के साथ मेरी तबीयत बद से बदतर होती चली गई। आज मेरी हालत ठीक उस रहस्यमय झोपड़ी वाले मुर्दे की तरह हो गई है जो अपने आप कुछ नहीं कर सकता। मनोज भाई की बात ना मानकर मैंने जोश जोश में जो मूर्खों वाला फैसला लिया था उसका यही अंजाम होना था। मुझे ये तो पता नहीं कि अब मैं कितने दिन और जीऊँगा, पर आपको ये बता दूं कि अगर आपको कोई ऐसा काम बोले तो भूल कर भी मत करना, नहीं तो आपकी भी हालत मेरी ही तरह हो सकती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।